हेलो दोस्तों, YouTube के अचीवर्स पॉइंट के स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस कोरोना के समय में फिट एंड फाइन हैं और अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। और आप लोगों की हेल्प के लिए मैं लेकर आया हूं किंग्स एंड क्रॉनिकल का सेकंड पार्ट। जो आपकी ये किंग्स एंड क्रॉनिकल एक वो चैप्टर है जो आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री सेकंड यूनिट के अंदर है और इसका फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये इसका सेकंड वीडियो है। और इसके अंदर भी हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। जो कुछ भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी तरह की समस्या अगर आती है तो उसका निवारण इस वीडियो से हो जाएगा। और अगर फिर भी कुछ दिक्कत रहेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आप सभी स्टूडेंट से, सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। और जिन बच्चों ने, जिन दोस्तों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहें न्यू वीडियोज़ के, न्यू अपलोडिंग के। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलीग्राफी से। ठीक है कि कैलीग्राफी होता क्या है। कैलीग्राफी होती है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, यानी कि अच्छी हैंड राइटिंग की जो कला है वो कैलीग्राफी कहलाती है। और जो कैलीग्राफर्स होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को बनाने के प्रोसेस के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते थे। ठीक है, तो आइए इनके बारे में, कैलीग्राफी और कैलीग्राफर्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। कैलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की एक आर्ट थी जो डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर फॉलो की जाती थी, प्रैक्टिस की जाती थी। इनमें से जो स्टाइल सबसे ज़्यादा फेमस था वो था नस्तालिक स्टाइल। और ये स्टाइल अकबर का भी फेवरेट स्टाइल था। इसके अंदर क्या है कि ये उस समय का एक बहुत ज़्यादा मात्रा में ये स्टाइल यूज किया जाता था और इसमें लंबे लंबे हॉरिजॉन्टल वर्ड्स लिखे जाते थे, लंबे लंबे वर्ड्स लिखे जाते थे। मीन्स टू से दैट अगर अकबर को भी लिखना है तो हॉरिजॉन्टली बहुत ज़्यादा लंबा करके लिखेंगे। ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। ठीक है, और कहते हैं कि ये नस्तालिक स्टाइल जो है वो एक कलम से, एक छिली हुई, एक घड़ी हुई कलम के द्वारा इसको लिखा जाता था और जिसकी टिप 5 से 10 mm के बराबर होती थी। राइटिंग जो है इस कलम को स्याही के अंदर डुबोकर की जाती थी और इस कलम की निब को बीच में से काट दिया जाता था, एक दरार बनाई जाती थी ताकि जो स्याही है, जो इंक है, वो इजीली और स्मूथली अब्जॉर्ब हो सके और अच्छे से लिखा जा सके। जितने भी अकबर के दरबार के अंदर जितने भी कैलीग्राफर्स थे, जितने भी राइटर्स थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को दिया जाता था और ये अकबर के दरबार के सबसे अच्छे कैलीग्राफर माने जाते थे और जितने भी अच्छे कैलीग्राफर्स थे उनमें से एक थे। आइए आगे हम पढ़ते हैं द पेंटिंग इमेज। अभी तक हमने पढ़ा कि जो कैलीग्राफर्स हैं या कैलीग्राफर्स थे उनकी मुगल क्रॉनिकल्स को लिखने में क्या योगदान था, कितना योगदान था। तो अब बारी आ जाती है पेंटर्स की। ठीक है, कि जितना योगदान कैलीग्राफर्स का था उतना ही योगदान इन क्रॉनिकल्स को ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए पेंटर्स का भी था। तो इसको अब पेंटर्स के रोल को हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के स्थापित होने से पहले ही भारत के अंदर पिक्टोरियल आर्ट की परंपरा जो है वो डेवलप हो चुकी थी और इसका सबसे शानदार एक्सप्रेशन जो है हम अजंता केव्स के पेंटिंग्स में देख सकते हैं। और जितने भी धार्मिक मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उनको भी बहुत अच्छी तरह से उनके अंदर पेंटिंग्स जो है बनाई जाती थी। पेंटर का जो है मुगल मैन्युस्क्रिप्ट्स को बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था और इनका योगदान आगे हम पढ़ते हैं। मुगल एम्परर्स जो अपने काल के अंदर क्रॉनिकल्स लिखाते थे उनके अंदर रिटन टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी होती थी इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। कैलीग्राफर जब ड्राफ्ट लिखते थे तो लिखते लिखते वो उस इवेंट को विजुअली एक्सप्रेस करने के लिए पिक्चर की जगह जो है वो ब्लैंक स्पेस जो है वो उस पेज पर छोड़ देते थे और फिर आर्टिस्ट जो है उस ब्लैंक स्पेस पर जो भी कंटेंट होता था उसके अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वहां पर पिक्चर बनाते थे। पेंटिंग्स जो
बनाई जाती थी वो केवल पुस्तकों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ही नहीं बनाई जाती थी, बल्कि एक ये विश्वास किया जाता था कि पेंटिंग एक ऐसी कला है जिसके जरिए कुछ ऐसी चीजें जिनको रिटन फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता उनको विजुअली डिस्क्राइब करने के मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में। ठीक है, यानी कि ऐसी चीजें जिनको लिख कर एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता उनको पिक्चर्स के जरिए एक्सप्रेस करने का ये एक आर्ट है, ऐसा विश्वास किया जाता था। उदाहरण के लिए जैसे राजा की शक्ति है या राज्य की शक्ति है, इनको रिटन मीडियम के अंदर एक्सप्रेस करना जो है वो मुश्किल होता था और पेंटिंग्स के जरिए विजुअली इनको कम्युनिकेट करना बहुत आसान था। इसीलिए पेंटिंग की इसी कैपेसिटी के लिए जो मुगल हिस्टोरियन अबुल फजल था उन्होंने पेंटिंग्स को जो है एक मैजिकल आर्ट कहकर बुलाया था। और उनके अनुसार यानी अबुल फजल के अनुसार पेंटिंग के अंदर एक ऐसी पावर थी जिसके जरिए वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव वस्तुओं की तरह डिपिक्ट कर सकते थे। पेंटिंग अकबर के शासन के समय में पेंटिंग ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की। ठीक है, अपने इन अकबर का जो अपना प्रेम जो था पेंटिंग के प्रति, उस पेंटिंग की कला को एनकरेज करने के लिए उन्होंने पेंटिंग का एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी बना दिया और इसको ख्वाजा अहमद समद के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर लिखा। और अकबर के समय के अंदर पारसी और हिंदू स्टाइल का बहुत ही ब्यूटीफुल मिक्सचर जो है वो डेवलप हुआ था, विकसित हुआ था। और जहांगीर के समय में पेंटिंग का विकास जो है वो अपने चरम शिखर तक पहुंचा। जहांगीरनामा जो एक हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट था वो उनके समय का एक बहुत ही शानदार इलस्ट्रेटेड क्रॉनिकल था, यानी कि पिक्चर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें यूज की जाती थी। और उन्होंने जहांगीर ने अपने इंडिविजुअल पिक्चर पोर्ट्रेट्स भी बनवाए और इसके साथ साथ उनको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एल्बम के अंदर संग्रहित किया। उलेमा लोग जो थे, जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी थे यानी मुस्लिम परंपरावादी रूढ़िवादी लोग जो थे उलेमा, वो लोग क्या करते थे, वो लोग ये मानते थे कि सजीव वस्तुओं को नेचुरल तरीके से पिक्चर के रूप में दर्शाना इस्लाम के अंदर प्रतिबंधित है, वो ये मानते थे। ठीक है, तो उनके अनुसार सम्राट के दरबार, इनकी पेंटिंग्स बनाना ये एक मुद्दा उलेमा और जो रूलर होता था उसके बीच में हमेशा एक संघर्ष का मुद्दा रहता था, ये एक झगड़े का मुद्दा बना रहता था। उलेमा पेंटिंग्स बनवाने नहीं देना चाहते थे और मुगल रूलर जो सबसे सर्वशक्तिमान था उस समय, वो अपने शौक पूरा करने के लिए ऐसे पिक्चर्स बनवाते थे जिसके कारण इनके बीच में अक्सर जो है कन्फ्लिक्ट जो है वो रहती थी, टेंशन रहती थी। उलेमा लोगों ने ह्यूमन बींग्स के पोर्ट्रेल के ऊपर इस्लामिक प्रोहिबिशन जो है, यानी कि इस्लाम के अंदर जो इनके ऊपर जो प्रोहिबिशन है उसको लागू करवाने की कोशिश की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रोफेट मोहम्मद जो है लिविंग बींग्स के पोर्ट्रेल को डिपिक्ट करने में, प्रदर्शित करने के बिल्कुल खिलाफ थे, उसके अगेंस्ट थे। ऐसा उन्होंने तर्क दिया अपने इस कानून को लागू करवाने के लिए। वो उन्होंने कहा कि ये पेंटर के द्वारा पेंटिंग बनाना इस तरफ इशारा करता है कि पेंटर्स जो है वो क्रिएशन की पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक ऐसी पावर थी जो केवल भगवान से संबंधी रखती थी कि कोई नए क्रिएशन जो है वो अल्लाह ही बना सकते हैं, वो ऐसा उलेमा लोग मानते थे। ठीक है, और शरिया यानी जो इस्लामिक कानून है उनका इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम चेंज होता चला गया। ठीक है, कि आने वाले समय में अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स ने, अलग अलग सामाजिक समूहों ने इस्लामिक ट्रेडिशन को अपने अपने डिफरेंट तरीके से सबने इंटरप्रेट किया, अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। और यहाँ ये ध्यान देने वाली बात भी है कि एशिया के क्षेत्र में जितने भी मुस्लिम रूलर्स जो थे उन्होंने लगातार अपने पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए और अपने जीवन से संबंधित सीन्स को प्रेजेंट करने के लिए आर्टिस्ट को रेगुलरली कमीशन पर रखा था, रेगुलरली उन्हें जो है नौकरी पर रखा था। उदाहरण के लिए जैसे ईरान के सफाविद रूलर है, उनको पेंटिंग से बहुत प्रेम था, उनको बहुत लगाव था पेंटिंग से। उन्होंने अपने दरबार के अंदर सबसे शानदार आर्टिस्ट जो होते थे उन्हें वो पैट्रोनाइज देते थे, संरक्षण देते थे और उन्हें अपने वर्कशॉप के अंदर और ट्रेन भी करवाते थे।
जो उस समय के फेमस पेंटर्स थे, जैसे उनमें से एक था बेजाद, उन्होंने भी सफाविद दरबार के सांस्कृतिक प्रसिद्धि को दूर दूर तक फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उसके साथ साथ कहते हैं कि सफाविद रूलर्स ईरान के दरबार में या उनके राज्य में जब हुमायूं ने शरण ली थी और उसके बाद 1555 के अंदर जब वापस उन्होंने भारत पर हमला किया था, तो उनके साथ बहुत से पर्शियन पेंटर जो है हिंदुस्तान वापस आए थे। इनमें से कुछ का नाम है जैसे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद और दोस्त मोहम्मद। ठीक है, ये वो पेंटर्स थे जो हुमायूं के साथ भारत लौटे थे। तो इस तरह हमने कैलीग्राफी पढ़ा, उसके बाद हमने पेंटेड इमेज पढ़ी, ये सब दोनों टॉपिक हम पढ़े। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अकबरनामा। अकबरनामा एक ऐतिहासिक क्रॉनिकल है, हिस्टोरिकल है, जो अकबर ने अपने काल के दौरान लिखवाया था, इसलिए इसका नाम जो है अकबरनामा पड़ा। आइए जानते हैं अकबरनामा के बारे में। ठीक है, तो कहा जाता है कि मुगल ऑफिशियल हिस्ट्री के अंदर अकबरनामा और बाबरनामा को सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, और इन दोनों में से हर मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर 150 पेजेस, सिंगल पेजेस या डबल पेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर युद्ध से संबंधित, घेराव से संबंधित, शिकार, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और दरबार के सीन से संबंधित 150 पेजों पर पेंटिंग्स जो है बनी हुई है इन दोनों ही क्रॉनिकल्स के अंदर। अबुल फजल जो था वो अकबरनामा का लेखक था और वह मुगल कैपिटल आगरा के अंदर ही बड़ा हुआ था। वह अरबी और फारसी का बहुत ही महान विद्वान था और उसे ग्रीक फिलोसफी और सूफिज्म का भी ज्ञान था। इसके साथ साथ वह एक बहुत अच्छा डिबेटर भी था और आजाद थिंकर यानी विचारक भी था, उसके अपने विचार थे। और हमेशा ही वह जो परंपरावादी उलेमा हैं, कंजर्वेटिव उलेमा जो थे, उनके विचारों का हमेशा अबुल फजल विरोध करता था। अबुल फजल की क्वालिटीज से इंप्रेस होकर अकबर ने उसे अपना एडवाइजर और अपनी पॉलिसीज का प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया था। अकबर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉलरेंट रूलर था, वो एक सहनशील शासक था और उसके राज्य का मेन मकसद अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के नियंत्रण से आजाद करना था, चाहे वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी किसी भी रिलीजन से संबंधित हो। 1859 के अंदर अबुल फजल ने अकबरनामा लिखना शुरू किया और ये काम तकरीबन 13 साल तक चला और इन 13 सालों के अंदर जो मेन ड्राफ्ट था अकबरनामा का, उसको बार बार रिवाइज किया गया कि कहीं कोई मिस्टेक ना रह जाए। अकबरनामा को 3 बुक के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहली 2 बुक जो है वो क्रॉनिकल्स है, यानी ये एक हिस्ट्री है, और थर्ड जो है आईने अकबरी है। क्रॉनिकल होता है किसी भी शासक से संबंधित उसके टाइम का इतिहास जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, यानी अकॉर्डिंग टू द टाइम, यानी ईयर मंथ, उसके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री लिखी जाए उसको क्रॉनिकल बोलते हैं। पहली बुक जो थी यानी फर्स्ट 2 हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स जो थी, उनमें से पहली बुक के अंदर जो है मानव का इतिहास था, आदम के जमाने से लेकर अकबर के जीवन के पहले खगोलीय चक्कर तक, जो कि 30 इयर्स का था। सेकेंड बुक जो है उसके अंदर अकबर के शासन के 46वें वर्ष तक का इतिहास था। अकबर के जीवन का नहीं, अकबर के शासन का, शासन के 46वें वर्ष तक का इतिहास दूसरी बुक के अंदर मिलता है। और अगले ही साल 1602 में अबुल फजल को प्रिंस सलीम ने वीर सिंह बुंदेला के साथ एक साजिश रचकर उसका कत्ल कर दिया। अकबरनामा जो है वो डायक्रॉनिक सेंस के अंदर लिखा गया क्या था, जिसके अंदर अकबर के समय की जितनी भी राजनीतिक घटनाएं थी उसकी बड़ी डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। आईने अकबरी के अंदर मुगल अंपायर को एक डाइवर्स पॉपुलेशन वाला क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्मों, कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और मुस्लिम। और इसके साथ साथ कहते हैं कि इन सभी का जो है कॉमन कल्चर था। अबुल फजल ने ये अकबरनामा एक
ऐसी भाषा के अंदर लिखा, एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर लिखा जो बहुत ही स्टाइलिश थी और जिसका एसेंट यानी लहजा और रिदम बहुत, इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। यानी इस स्टाइलिश भाषा के अंदर जो लहजा और रिदम है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, क्योंकि ये एक ऐसा समय था जिस समय इस प्रकार के टेक्स्ट जो है वो जोर से बोलकर पढ़े जाते थे, क्योंकि अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी उन्हें सुनाने के लिए। और ये इंडो पार्शियन स्टाइल जो लैंग्वेज का था, जो अबुल फजल ने यूज़ किया, उसको कोर्ट के द्वारा पैटर्नाइज दिया जाता था, ठीक है। और बड़ी संख्या के अंदर राइटर्स जो है वो अबुल फजल की तरह ही लिखना चाहते थे, यानी उसके जैसा बनना चाहते थे। इस तरह से अकबरनामा हमने कंप्लीट किया और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया। आगे हम पढ़ते हैं बादशाहनामा, ठीक है। कि जिस तरह से मुगल बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने अपने समय में अकबरनामा अपना क्रॉनिकल लिखवाया, उसी तरह शाहजहां ने अपने समय के दौरान बादशाहनामा नाम का क्रॉनिकल लिखाया। और अबुल फजल के एक शिष्य, उसके एक शागिर्द अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाहनामा को लिखा, वो उसका लेखक था। और शाहजहां अब्दुल हामिद लाहौरी के टैलेंट और उसके स्कॉलरशिप से जो है बहुत इम्प्रेस हुआ था, इसलिए शाहजहां ने उसे अपने समय के दौरान का इतिहास अकबरनामा को मॉडल के रूप में लेकर लिखने का आदेश दिया। और अकबरनामा की तरह बादशाहनामा भी एक ऑफिशियल हिस्ट्री थी। इसके अंदर भी 3 वॉल्यूम है जिनको दफ्तार के नाम से भी जानते हैं। और ईच वॉल्यूम के अंदर जो है 10 लुनार ईयर्स की हिस्ट्री है, यानी शाहजहां के समय की जो 10 ईयर्स का जो एक टाइम था उसका पूरा इतिहास एक वॉल्यूम के अंदर देखने को मिलता है। और उस समय क्योंकि मुगल शासक जितने थे वो मुस्लिम थे, इसलिए वो सोलर ईयर्स को फॉलो ना करके लुनार यानी वो ईयर जो चांद के चक्कर पर आधारित था उसको फॉलो करते थे। और आपको शायद ज्ञान होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं कि जो मुस्लिम कैलेंडर है वो लुनार के ऊपर बेस्ड है, सोलर सिस्टम के ऊपर नहीं, लुनार सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। पहली और सेकंड दफ्तार जो है वो लाहौरी ने फर्निश की, तैयार की इसको, जिसके अंदर शाहजहां मुगल बादशाह शाहजहां के पहले 2 दशकों का इतिहास जो है देखने को और पढ़ने को मिलता है। बाद में इन वॉल्यूम्स को, यानी पहले दोनों दफ्तार को, बाद में शाहजहां का जो वजीर था शादुल्ला खान, उसने इसको रिवाइज भी किया था, यानी उसके अंदर कुछ एडिटिंग वगैरह की गई। और अपनी बुजुर्ग अवस्था के कारण जो अब्दुल हामिद लाहौरी है वो 3rd डिकेट यानी 3rd दफ्तार वो नहीं लिख पाया, इसलिए 3rd वॉल्यूम जो है वो मोहम्मद वारिस जो इतिहासकार था उसके द्वारा लिखा गया। और कॉलोनियल पीरियड के दौरान, यानी कि जो उपनिवेशिक अवधि आई, यानी अंग्रेजों का जो शासन आया, उस समय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे उन्होंने अंपायर के कल्चर और यहाँ के लोगों को समझने के लिए इन क्रॉनिकल्स को जो है स्टडी करना शुरू किया। अपने इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, अंग्रेजों ने अपने इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत के अंदर जो है संग्रहालय बनाने शुरू कर दिए। सर विलियम जोन्स ने 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया। और इस सोसाइटी का काम था जितने भी इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स है उनको एडिट करना, प्रिंट करना, ट्रांसलेट करना इंग्लिश के अंदर। अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर जो हेनरी बेवरिज थे उन्होंने बहुत सालों की मेहनत के बाद अकबरनामा को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया, लेकिन बादशाहनामा को आज तक भी पूर्ण रूप से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट नहीं किया जा सका है। और इसके केवल कुछ अंश ही, कुछ पार्ट ही इंग्लिश के अंदर आज तक ट्रांसलेट किए गए हैं। इस तरह से हमने ये 4 टॉपिक आज पढ़े हैं। पहले कैलीग्राफी, दूसरा पेंटिड इमेज, तीसरा अकबरनामा और चौथा बादशाहनामा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये चारों टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ आए होंगे। और उसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट दे सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अंत में अचीवर्स पॉइंट के स्टडी चैनल के ऊपर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में भी आप अपना ये प्रेम इस चैनल के साथ बनाए रखेंगे। तो ये
वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीवर्स पॉइंट के वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।